Okay, good evening, students. Welcome to Learners Academy. गुड इवनिंग सर। Quick, quick, hurry up और टाइम पे आया करो सब लोग। हम्म। ओके, तो यहाँ से हमारा ग्रामर पोर्शन जो है, इंग्लिश ग्रामर पोर्शन, वो स्टार्ट होता है आज की क्लास से, जिसका सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? नाउन। हमने लास्ट क्लास में जो किया था उस फटाफट से क्विक फॉलो थ्रू में उसको अपन रिवाइज करते हैं। हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा था। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन। एंड उसके बाद हमने ये सीखा था कि ऑब्जेक्ट की जगह दो चीजें और हैं जो ले सकती हैं, दैट इज फर्स्ट वन वाज कॉम्प्लीमेंट। जो लोग क्लास में आए थे उनको पता है, जो लोग नहीं आए थे उनको वीडियो देखनी है और डाउट हो तो पूछना है। या फिर एडवर्ब, या फिर एडवर्ब। तो इन दिस सेंस, इस सेंस के लिहाज से बात करें तो सब इसके एक सेंटेंस के, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। क्या है ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर? तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के तीन स्ट्रक्चर्स हमको मिल गए। वैसे एक ही स्ट्रक्चर था बट तीन मिल गए। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, एंड द थर्ड स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, वर्ब प्लस एडवर्ब। तो ये तीन स्ट्रक्चर सेंटेंस के होते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि एक एक स्ट्रक्चर को, एक एक पॉइंट को उठाना है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाना है, तो सब्जेक्ट का काम अभी मैं नाउन में भी बताऊंगा, और उस दिन भी बताया था कि दो चीजें हैं जो सब्जेक्ट का काम कर सकती हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। और उस नाउन और प्रोनाउन में से भी आज पहला टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसमें किस किस तरीके के एग्जाम्स में गलतियां आती हैं, नॉट ओनली इन योर एकेडमिक एग्जाम्स बट ऑल्सो इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, जितने भी तरह के आप जो ये अलग अलग जैसे एलन वगैरह के भी आप फाइट करते हो एग्जाम्स, उसमें भी इंग्लिश ग्रामर में नाउन से रिलेटेड क्या क्या एरर्स हैं जो आ सकती हैं। ठीक है, हम पूरी ग्रामर को सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर एरर निकालने की अप्रोच से सीखेंगे। सेंटेंस के अंदर एरर निकालने, एरर समझते क्या होता है? व्हाट इज एरर? गलती, गलती है ना। तो एक सेंटेंस के अंदर कहाँ एरर है, अगर हम ये निकालना सीख गए, उसको करेक्ट करना सीख गए, बस फिर सब कुछ आ गया। तो कुछ भी करवा लो हमसे आप। ओके ना? तो हम सेंटेंस के अंदर एरर निकालने की अप्रोच से पूरी ग्रामर को सीखेंगे। ओके, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज नाउन, जिसकी हमने जिक्र किया। तो पहले स्टार्ट करते हैं, आप में से कोई एक बताओ नाउन की परिभाषा। नाउन क्या होता है? चलो ये बताओ सिंपल लैंग्वेज में, नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहा आपने? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जल्दी आओ। ठीक है, तो करेक्ट डेफिनेशन है। हमने बचपन से भी यही सीखा है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। डंडे मार मार के मैडम ने रटवाया था। ठीक है, कईयों को रटा हुआ है, कई लोग भूल भी गए। अब भूल क्यों गए? क्योंकि रटने के पर्पज से, मार्क्स लाने के पर्पज से रट लिया था, बट एक्चुअल वर्ड मतलब नहीं समझा कि नाउन क्या है। देखो, आप खुद कह रहे हो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम को। दैट मीन्स नाउन क्या है? नाउन मीन्स किसी भी चीज का नेम। चाहे से कोई व्यक्ति है उसका नाम, चाहे से कोई वस्तु है उसका नाम। मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये क्या है? पेन है। तो अगर इसका नाम पेन नहीं होता तो मैं इसको पुकारता कैसे? समझ में आ गई बात? तो पेन एक नाउन बन गया। किसी जगह का नाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, किसी वस्तु का नाम भी हो। समझ में आया? नाउन मीन्स सिंपली नेम, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो किसी को पुकारने के काम में आए। अब इसको पुकारोगे कैसे? कुछ बोल के पुकारोगे? पुकारने के काम है। फिर चाहे से वो व्यक्ति हो, उसको भी पुकारने के काम में आने वाला शब्द नाउन है। चाहे से वस्तु हो या फिर कोई जगह भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्लियर कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को। और पहले भी बताया, अभी फिर से बता रहा हूं कि केवल और केवल समझने पे ध्यान दो। अगर आप कंटिन्यू करते हो बैच को, इफ यू कंटिन्यू, वैसे तो वीडियो भी मिल जाती है नोट्स बनाने के लिए आपको, फिर भी अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आप सबको प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे, बिल्कुल छपे छपाए, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अभी आप केवल और केवल फोकस करो चीजों को समझने में, और कोई छोटा मोटा कोई इंपॉर्टेंट बात आपको लग रही है तो आप रफली, छोटी मोटी रफ, मैं जल्दी से एक से नोट कर ली, एक शब्द में नोट कर ली, ऐसे नोट कर सकते हो, ताकि पूरा लिखने मत बैठना ना, उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, आपने बहुत सही कहा। ये लो नाउन की डेफिनेशन।
A noun is the name of a person, place और thing, but यहाँ पे चौथी चीज और इंक्लूड हो जाती है, आइडिया या क्वालिटी। ये मॉडर्न ग्रामर में इंक्लूड हुई है। देखो ट्रेडिशनल ग्रामर में केवल पर्सन, प्लेस और थिंग तक सीमित थे हम लोग। अब मॉडर्न ग्रामर में आइडिया और क्वालिटी भी उन्होंने काउंट कर लिया, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक संज्ञा। ठीक है, कोई क्वालिटी का नाम भी नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा इस लड़की में बहुत बहादुरी है। अब बहादुरी कोई लड़की का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी जगह का नाम है, बट किसी चीज का तो नाम है। किसका नाम है? एक गुण का नाम है। एक गुण का नाम है। और अगर ये नाम ना रखा जाए, इस गुण का ये नाम ना रखा जाए, तो मैं कैसे बोलूंगा, पुकारूंगा कैसे? मैं क्या बोलूंगा? यार इस लड़की में वो होते वो। अरे वो क्या? अरे वो होते वो। नाम तो पता ही नहीं उस चीज का, उस क्वालिटी का नाम तो पता ही नहीं है। फिर नाम रखा गया उस क्वालिटी का, क्या? बहादुरी। तो वो ब्रेवरी, स्लेवरी, बहादुरी, ये सब क्या बन गए? हमारे नाउन बन गए। इधर से आओ। लेट क्यों आते हो भाई? तीनों का पेट्रोल खत्म हो गया था। जल्दी बैठो। उधर बैठ जाओ, लाइट्स ऑन कर लो। आगे बैठ जाओ, लाइट्स ऑन कर लो। हाँ ठीक है, क्लियर है। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग तक सीमित थे हम कल तक हम। और आज हमने एक चौथी चीज और जोड़ ली, क्या? आइडिया और क्वालिटी। ठीक है, तो अब चार चीजें काउंट हो गई, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, क्वालिटी। ठीक है, अब थोड़ा सा और सरल भाषा में इस डेफिनेशन को सीखते हैं, थोड़ा सा और सरल भाषा में सीखते। तो सेकंड डेफिनेशन देखो। अच्छा चलो एक काम करते हैं हम लोग, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, चारों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चारों का एक एक एग्जाम्पल। जैसा पहला एग्जाम्पल, जॉन इज ए गुड प्लेयर। तो यहाँ पे जॉन एक नाउन है, क्यों? क्योंकि वो एक पर्सन का नाम है। यस और नो? जॉन एक व्यक्ति का नाम है, इसीलिए उसको कह दूंगा। इस सेंटेंस में जॉन क्या पोजीशन रखता है? नाउन की। हमने ये सीखा था कि हम सेंटेंस में जितने भी शब्द पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जैसे ये भी एक शब्द है, 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 सारे के सारे शब्द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से उठाए हुए होते हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच से? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर कुछ नहीं है ग्रामर में, दुनिया में कुछ नहीं है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से थे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आगे यस वेरी गुड, वर्ब, ये पहली क्लास में सिखाया था, वर्ब। उसके बाद एडवर्ब, आगे प्रीपोजिशन, यस, देन कम्स कंजंक्शन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरजेक्शन। अभी शॉर्ट में ही लिखवा रहा हूँ, फिर डिटेल में हमको सब कुछ पढ़ना है। वैसे इंटरजेक्शन, तो हम जो भी शब्द बोलते हैं एक वाक्य में, इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है ओनली, इंग्लिश ग्रामर में वो शब्द इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिए गए होते हैं। तो अभी जब मैंने शब्द बोला जॉन, तो जॉन भी उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही होगा। तो उनमें से कौन सा पार्ट है वो? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो? नाउन है। कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि ये एक पर्सन का नाम है, और हमने अभी अभी सीखा कि नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन होता है, होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अच्छा, सारे शब्द, सारे सेंटेंसेस का अर्थ सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी से सेंटेंस लिए ताकि सब कुछ समझ में आए, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं लिया हमने, है ना। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये तीसरा भी आ गया। चलो पहले इसको देखो, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, मतलब जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है। तो यहाँ पे मैंने कहा जयपुर क्या है उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से? आप कहोगे नाउन है सर। क्यों? क्योंकि ये जगह का नाम है, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस। ओके, थर्ड थिंग इज द बुक इज माइन। तो ये किताब मेरी है। माइन का मतलब क्या होता है? मेरा होना। ये किताब मेरी है। तो ये किताब वर्ड जो यहाँ पे है, बुक वर्ड जो है इंग्लिश में, ये क्या है? ये भी एक नाउन है। क्यों? क्योंकि ये एक वस्तु का नाम है, ये एक वस्तु का नाम है। तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम। अगर नाम है तो नाउन है, अगर नाम है तो नाउन। नाउन का सिंपल सा मीनिंग नेम। ठीक है, तो इसीलिए इन सारे, अच्छा एक चौथी चीज भी तो रह गई, आइडिया और क्वालिटी। तो देखो चौथा एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे पहली चीज तो इसको होनेस्टी नहीं रीड करते, कई बच्चे इसको होनेस्टी की तरह रीड करते हैं, विच इज रॉन्ग। इसको कैसे रीड करते हैं? ऑनेस्टी। यहाँ पे एच इज साइलेंट, एच लेटर जो होता है वो साइलेंट होता है, तो एच को भूल के रीड करो, एच को भूल के रीड करो जरा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ओके। तो बेस्ट पॉलिसी मतलब सबसे अच्छी पॉलिसी या सबसे अच्छी नीति होती है जो जीवन में अपनानी चाहिए, वो होती है ऑनेस्टी। क्या मतलब होता है ऑनेस्टी का? ईमानदारी। ऑनेस्टी मींस ईमानदारी, ईमानदारी सबसे बेस्ट पॉलिसी। ओके फाइन। तो यहां पे मैंने कहा ऑनेस्टी क्या है, तो ऑनेस्टी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम तो नहीं है, लेकिन एक गुण का तो नाम है।
तो ये भी नाउन कहलाएगी, ये भी क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी, क्योंकि ये क्वालिटी का नाम हो गया। इज दिस क्लियर? तो चारों का एक एक एग्जाम्पल कवर कर लिया, समझ में आया? ठीक है, अब चारों को कंपाइल करके मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं, उससे सब कुछ नाउन का पता चल जाएगा। पढ़ना ध्यान से, क्या लिखा है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी को पुकारने में काम आए, एक ऐसा शब्द जो किसी को पुकारने में काम आए। अगर वो शब्द ना हो तो उस व्यक्ति वस्तु स्थान को पुकारा ही नहीं जा सकता हो। ऐसा शब्द जो अभी है तो उसको पुकार सकते हो, वो शब्द अस्तित्व में नहीं है तो आप उस व्यक्ति वस्तु स्थान या उस क्वालिटी को पुकार ही नहीं सकते, उसको रेफर ही नहीं कर सकते कि हम उसकी बात कर रहे हैं। उस शब्द को कहते हैं नाउन। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग मतलब नामकरण करना, एक ऐसा शब्द जो नामकरण करने के काम में आए। क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? ओके। अब ये जो डेफिनेशन अभी हमने दोनों बातें सीखी हैं, ये आपको समझाने के लिए अच्छी हैं, समझ में आ भी गया होगा, लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अंदर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सब कुछ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत है नहीं, छोटी मोटी बातें लिख लो, सब प्रिंटेड फॉर्म में वैसे भी मिलेगा आपको, है ना? समझने पे ज्यादा गौर करो। हाँ जी, मॉडर्न ग्रामर के अंदर या आजकल के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे से एकेडमिक एग्जाम्स हो, चाहे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे से एंट्रेंस एग्जाम्स हो, वहां पे नाउन की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए, तब ही आप नाउन से रिलेटेड एरर्स निकाल सकते हो। वो डेफिनेशन सुनो क्या है, पढ़ो ढंग से। ए नाउन इज ए वर्ड, नाउन एक ऐसा शब्द है विच कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट और ए कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। क्या समझे? कुछ समझे? बोलो अंश, क्या समझे? की तरह एक सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। एक सेंटेंस है मेरे पास, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा, सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ाया है पहली क्लास में, पढ़ाया है। और दूसरी क्या होता है, वर्ब होती है, और तीसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब सर नाउन तो सीख गए, लेकिन इसका पता बताओ। देखो जैसे किसी के बारे में पूछते हैं, जैसे मैंने कहा यश कौन है, यश ये है, फिर अगला क्वेश्चन होता है यश कहाँ मिलेगा, उसको पता तो बताओ। तो नाउन समझ तो गए क्या है। अब एक नाउन सेंटेंस में कहाँ पाया जाता है, व्हाट इज द पोजीशन। तो या तो सब्जेक्ट के स्थान पे पाया जाएगा, या ऑब्जेक्ट के स्थान पे पाया जाएगा, या तीसरी चीज सुनो, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे भी पाया जा सकता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पहली क्लास में डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, बार बार एक ही चीज को फिर से दोहराएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारी चीज। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, आई होप एंड आई विश कि आपको पता होना चाहिए यहाँ तक, है ना? क्लियर है? तो अब तीनों का वापस एक एक एग्जांपल ले लेता हूं कि नाउन सब्जेक्ट की तरह कैसे आता है, ऑब्जेक्ट की तरह कैसे आता है, और कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे आता है। अच्छा, ये वो डेफिनेशन है जो आपको एक्चुअली एग्जाम में एरर्स निकालने में हेल्प करती है। वो डेफिनेशंस तो आपकी नॉलेज के लिए है भाई, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए नाउन का, और ये डेफिनेशन एक्चुअली आपको मदद करती है कि आप सेंटेंस में एरर्स निकाल सके। ओके फाइन, चलो तो एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तीनों का। देखो मैंने सेंटेंस लिखा, तीनों सेंटेंस एक बार मैं लिख देता हूं, फिर समझाना शुरू करता हूं। तीन सेंटेंस दिख रहे हैं, थोड़ा सा कट रहा है, दिख रहा है ना? ओके, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। रवि किल्ड ए टाइगर। ध्यान से सुनिएगा, रवि किल्ड ए टाइगर। अच्छा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बताया था वैसे तो, फिर से एक बार शॉर्ट में सुनो। सब्जेक्ट मतलब एक्शन करने वाला, जिसको अपन बोलते हैं कर्ता, और ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर एक्शन होता है, जिसको बोलते हैं अपन कर्म। जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं कर्ता ने कर्म को, तो वैसे इंग्लिश में बोलेंगे सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को। एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है, एक्शन जिस पर हुआ है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस है रवि किल्ड ए टाइगर। तो इसमें रवि नाउन है, ये बात तो आपको उस डेफिनेशन से समझ में आ रही होगी। नेम ऑफ ए पर्सन, यस और नो, चेक करो। रवि एक इंसान का नाम है। और इस सेंटेंस में अगर इसके मैं टुकड़े करूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो रवि ने एक टाइगर को मारा, तो एक्शन किसने किया, तो ये सब्जेक्ट हुआ। एक्शन क्या हुआ, ये हो गई वर्ब। और किस पर एक्शन हुआ, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यू कैन वेरीफाई कि एक नाउन जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। मैंने भी यही कहा कि नाउन एक ऐसा शब्द है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है या प्रयोग किया जा सकता है। पहली चीज क्लियर। चलो सेकंड सेंटेंस में चलते हैं, उल्टा कर दिया इसका। अ टाइगर किल्ड रवि, अब की बार टाइगर ने रवि को मार दिया। तो अब की बार सब्जेक्ट कौन हुआ और ऑब्जेक्ट कौन हुआ,
और आप चेक करो नाउन भाई साहब ऑब्जेक्ट की जगह भी आ रहा है, इधर सब्जेक्ट की जगह आया था, इधर नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह भी तो नाउन सेंटेंस में कहाँ पाया जाएगा सर? या तो सब्जेक्ट की जगह पाया जाएगा या वहां ना मिले तो ऑब्जेक्ट की जगह बैठा होगा। कहते हैं ना इसका कहाँ कहाँ ठिकाने है सर, यहाँ मिल जाएगा नहीं तो वहां मिलेगा। और दोनों जगह भी मिल सकता है भाई, एक आदमी ने एक आदमी को मार दिया मान लो, तो दोनों के नाम ऑब्वियसली। और यहाँ देखा जाए तो टाइगर भी एक नाउन ही है, टाइगर भी नाउन ही है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो जातिवाचक संज्ञा है, बस इतना डिफरेंस है। ये प्रॉपर नाउन है और वो कॉमन नाउन है। ठीक है ना, बस फर्क इतना है। कुल मिला के जो भी है, नाउन आपको सब्जेक्ट की जगह मिला। अब मैं अगर आपको टाइगर के रेफरेंस से समझाता कि देखो बेटा ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी नाउन है, तो आपको कम समझ में आता है, इसलिए मैंने जानबूझ के किसी व्यक्ति के नाम से समझाना स्टार्ट किया, उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी बैठती है ना। तो रवि को एज ए सब्जेक्ट यूज किया, नाउन को, रवि को एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया, ये भी नाउन है। ओके, अब तीसरा सुना क्या था? कॉम्प्लीमेंट। क्या था? कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा ही इज रवि, ये आपको इधर शायद क्लियर दिख नहीं रहा, मैं यहां लिख देता हूं, ही इज रवि। ही इज रवि मतलब वह रवि है, ही मतलब वह होता है ना, वह रवि है। ही इज रवि मतलब वह रवि है। इस सेंटेंस में क्या ही ने ऐसा कोई एक्शन किया है क्या जिसका इफेक्ट रवि पे पड़ा हो? दैट मीन्स रवि ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट द्वारा किए जाने वाले एक्शन का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई एक्शन ही नहीं कर रहा, ही इज रवि में सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया क्या? तो जब एक्शन ही नहीं हुआ तो प्रभाव भी नहीं पड़ा, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि ऑब्जेक्ट का की जगह कौन सी चीज आ सकती है? कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली रवि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो भाई साहब, ये जो रवि है ये कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे भी आ सकता है, यानी नाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट की जगह भी ले सकता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो देखो एक सेकंड, हाँ देखो। अच्छा अब एक चीज और, नाउन सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, वेरी गुड। नाउन ऑब्जेक्ट की जगह भी आ जाएगा, वो भी ठीक है, और नाउन कॉम्प्लीमेंट की जगह भी आ जाएगा, वो भी बात भी ठीक है, तीनों बातें ठीक है। सर जब ये सब्जेक्ट की जगह आएगा, उल्टा क्वेश्चन आ जाए, उल्टा क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछे कि इसमें जो रवि नाम का जो नाउन आया है वो सब्जेक्ट की तरह आया है या ऑब्जेक्ट की तरह आया है या कॉम्प्लीमेंट की तरह आया है, बता लगाओ, पता लगाओ, ऐसा उल्टा क्वेश्चन आ जाए। तो जो सब्जेक्ट की जगह आया है वो तो जल्दी से पता लगाया जा सकता है, लगा लिया। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह आया है या कॉम्प्लीमेंट की जगह आया है, उसका पता कैसे लगाओगे? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तो, सब्जेक्ट से तो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, तो आप यूं ही पता लगा लोगे सब्जेक्ट ही है ये, क्योंकि इसी से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है। लेकिन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट से सेंटेंस की स्टार्टिंग तो होती नहीं है, ये बाद में रखा हुआ होगा। तो बाद में रखा हुआ होगा यानी वर्ब के बाद में रखा हुआ होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो बाद में जो रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वहां पे रखकर या कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इस बात का पता कैसे लगाएंगे? एनी हिंट्स? बताइए कैसे लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा ही इज रवि, ठीक है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में आपके पास क्या सबूत है कि यहां तो ये ऑब्जेक्ट है और यहां ये कॉम्प्लीमेंट? यस बोलो। उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वेरी गुड। डेफिनेशन तो राइस तो आपने बता दिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़े, और यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा जिस पर जिसका इस पर प्रभाव पड़ा। बट इस डेफिनेशन से आप पता लगा लोगे, वेरी गुड। लेकिन और भी एक बहुत अच्छा सा आपको मैं हिंट देता हूं जिससे आप पता लगा सकते हो। अरे ये शेयरिंग किसने स्टार्ट कर दी? प्लीज बंद करो, और फोन को एक जगह रख के पढ़ाई करो भाई, डिस्टर्ब मत करो। हाँ, यस, व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, कि कैसे पता लगाएं कि ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है, इसका कैसे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है हमारे पास जिससे कभी नहीं चूकोगे। अभी आपने जो ट्रिक बताई उससे भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा फोकस करना पड़ा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। हो सकता है सही बता भी पाए, गलत भी बता पाए, दोनों बातें पॉसिबल। लेकिन मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कभी आप गलत बता ही नहीं पाओगे, हमेशा करेक्ट बताओगे। एक चीज को वेरीफाई कर लेना बस। देखो भाई, यहां पे जो टाइगर है और जो रवि है, ये दोनों ध्यान से सुनना, ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग। यहां पे जो ये ही है और ये रवि है, ये एक ही है या अलग अलग? कुछ समझे?
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दो अलग अलग व्यक्ति, वस्तु या स्थान होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर ये आया है और ये टाइगर, ये रवि जो ये टाइगर नहीं है कोई और है, तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्वियसली ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां पे रवि जो है वही ही है और जो ही है वही रवि है, तो रवि तो कुछ अलग तो है ही नहीं। एक्चुअली ये तो ही की उपाधि है, ही को कॉम्प्लीमेंट दिया है। इंसान तो एक ही मौजूद है वहां पे, वो ही, कोई दूसरा इंसान रवि मौजूद ही नहीं है। इस रवि को, इस ही को रवि की उपाधि दी गई है। दैट मीन्स ये रवि यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, एज एन कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। समझ आया? अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे ये नाउन का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, जो कि व्यक्ति का स्थान हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, आइडिया या क्वालिटी का नाम हो सकता है। और नाउन की इस पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में? या तो सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह या फिर कॉम्प्लीमेंट की जगह। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए, ट्रिक से भी पता लगा सकते हो, नहीं तो बाय डेफिनेशन भी पता लगा सकते। चलें आगे। ओके फाइन, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बताओ कितने प्रकार के होते हैं? पुरानी नॉलेज से बताओ, कुछ कुछ तो याद होगा ही। 5 टाइप्स के, यस। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, यस। देखते हैं बचपन का कितना याद है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फाइन। क्या? कलेक्टिव नाउन, यस। एक और, क्या? इम्प्रॉपर ना? अच्छा, प्रॉपर आया तो इम्प्रॉपर भी आएगा ना। अगला, इतना याद है। मेटेरियल नाउन, मेटल नाउन बोलते हैं, आप शॉर्ट में मेटल नाउन भी बोलते हैं, सही कह रहे हो, बट द फुल नेम इज मेटेरियल नाउन। तो आपने 5 नाम सबसे करेक्ट सही बताया बिल्कुल। ये 5 का भी जिक्र करेंगे, बट यही नहीं है, और भी है। अब सुनना ध्यान से। हम जैसे मैथ्स में सीखते हैं, जैसे पॉलिनोमियल सीखा था मैथ्स में, तो पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने के 2 बेसिस थे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सिमिलरली नाउन को क्लासिफाई करने के भी बेसिस हैं। ये जो 5 बेसिस आपने बताए, ये तो जनरल क्लासिफिकेशन हो गया नाउन का, व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण अवगुण को देखकर। भाई ये व्यक्ति है तो उसको इस कैटेगरी में डाल दो, ये वस्तु है इसको इसमें डाल दो, ये गुण है इसको एब्स्ट्रैक्ट में डाल दो, ये मेटेरियल है तो मेटेरियल में डाल दो। ठीक है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर देख के। उसके अलावा नाउन का क्लासिफिकेशन अभी और भी होगा, तो पहले इन 5 का ही चलो जिक्र कर लेते हैं और फिर आगे और चलते हैं। ठीक है, तो जनरल क्लासिफिकेशन में नाउन 5 प्रकार के हैं। टाइप 1 का मतलब है कि मैं पहले टाइप के हिसाब से इसको क्लासिफाई कर रहा हूं, फिर टाइप 2 आएगा, उसमें दूसरे टाइप के हिसाब से क्लासिफाई कर। अच्छा जी, प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको अपन, अच्छा नाउन को संज्ञा कहते हैं तो सबको पता है, या अभी तक ये भी पता नहीं चला? नाउन को संज्ञा कहते हैं भाई, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो, क्या समझते हो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में? क्योंकि ये सारी चीजें आपके बचपन में आई हुई हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा आप कितना जानते हो, और फिर उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। बोलो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हो? फिक्स नाम हो, अच्छा। क्या? उसकी विशेषता बताता हूं, नहीं वो तो विशेषण होता है। देखो, ताजमहल, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो, ताजमहल। अच्छा, जो इकलौता हो वो व्यक्तिवाचक मतलब। तो मुझे बताओ, सौम्या पर्सनल प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? नहीं है? है। तो आपकी डेफिनेशन आपने गलत याद रख रखी है ना, ऐसा होता ही नहीं है कि जो इकलौता हो वो प्रॉपर है। तो देखो, जो डेफिनेशन गलत याद रख रखी है, तो आगे के बेसिक्स भी ऑब्वियसली, फिर इससे कनेक्टेड चीज भी गलत याद है, उससे कनेक्टेड चीज भी गलत याद है, उससे कनेक्टेड चीज भी सारी चीजें गलत याद है। यस, एनी अदर स्टूडेंट? फिर सबका प्रॉपर ही नाम होता है, इम्प्रॉपर किसका नाम होता है? इसका नाम पेन है तो पेन है। ओके, देखो हिंदी में हमने इसको याद किया था, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का, स्थान नहीं, केवल विशेष व्यक्ति और वस्तु, विशेष व्यक्ति और स्थान, वस्तु नहीं, विशेष विशेष व्यक्ति या फिर स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे विशेष वर्ड के पढ़ने में तो पढ़ लिया, रट भी लिया, लेकिन फिर अपने हिसाब से डेफिनेशन गलत भी समझ ली, जैसा भी गलत समझी हुई है कि इकलौता है ना, इकलौता नहीं है।
विशेष वर्ड का मतलब समझो, यहाँ पे विशेष वर्ड का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर जगह या किसी पर्टिकुलर वस्तु को जब आप संबोधित करते हो और उसको बोलते ही केवल उसी और ध्यान जाए। जैसे मैंने कहा यश, तो यश बोलते ही सबका ध्यान इधर गया। या किसी ने, सौम्या ने पूछा क्या सर ये वाला यश है, वो वाला यश है, ये वाला यश है, ऐसा पूछा क्या? सौम्या ने नहीं पूछा। वो समझ गई। सुनने वाला समझ जाए कि किसकी बात हो रही है, किसके रेफरेंस में बात हो रही है। ऐसा एक शब्द, उस शब्द को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ऐसा एक शब्द उसको बोलते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। और सौम्या भी एक प्रॉपर नाउन है, बिकॉज एज सून एज आई विल से सौम्या, एवरी वन ऑफ यू विल रेफर टू सौम्या। कोई नहीं पूछे, कोई ऐसे ढूंढेगा नहीं कि सौम्या की बात हो रही है। हाँ, मैं कहूंगा पंखा चलाओ तो आप चारों तरफ देखोगे कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, और सर ने किस पंखे को चलाने की बात करी है, दिमाग लगाना शुरू करोगे। तो पंखा प्रॉपर नाउन नहीं हुआ, क्योंकि बोलते ही समझ नहीं आया। बोलते ही समझ नहीं आया, वो जातिवाचक संज्ञा हुआ। मैंने कह दिया पंखा ऑन कर दो, तो पंखा कौन सा? पंखे 6 लगे हुए हैं यहाँ पे, 6 लगे हुए हैं। नहीं भी लगे हुए हैं तो पंखा वर्ड प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा, क्योंकि बोलते ही रेफर नहीं होगा। बोलते ही रेफर नहीं होगा। किसी व्यक्ति का नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन में आएगा। तो इसकी डेफिनेशन कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और किसी किसी जगह पे कहीं कहीं वस्तु भी शामिल हो जाती है, बट जनरली नहीं होती है। जैसे अभी हमने कहा ताजमहल, तो अब ताजमहल को आप क्या मानते हो? कोई तो उसको जगह मानेगा, कोई इसको वस्तु भी मान लेगा। अभी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को वस्तु भी बोल ही सकते हो। तो आप जगह की तरह से रेफरेंस करो तो जगह भी बोल सकते हो। वैसे इसमें व्यक्ति और स्थान ही आता है बेटा, वैसे इसमें क्या आता है? व्यक्ति और स्थान, वस्तु नहीं आता है। बट अब आप ताजमहल को वस्तु मान लो तो फिर वस्तु भी आ जाएगा। तो उस लिहाज से कुछ कुछ वस्तुएं भी इसमें शामिल हैं इसकी डेफिनेशन में। अदरवाइज केवल और केवल व्यक्ति और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, आलोक इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब आलोक किसी, जैसे मैं कहूंगा इस क्लास में सबसे अच्छा लड़का आलोक है, तो सब समझ गए ना, बोलते ही समझ गए ना। तो आलोक विल बी कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। ओके, आगे आ जाओ। उदयपुर इज माई बर्थ प्लेस, मेरा जन्म स्थान उदयपुर है। तो उदयपुर भी किसी विशेष स्थान का नाम हो गया जिसकी बात की जा रही है, जिसको बोलते हैं आप समझ जाओगे। तो एक विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष स्थान का नाम क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। चले सेकंड कैटेगरी पे, प्रॉपर नाउन का उल्टा, जो विशेष ना हो। ये तो विशेष है, वो विशेष नहीं होगा, यानी कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कॉमन है भाई, कॉमन है, कुछ स्पेशलिटी नहीं है। जैसे मैंने कहा पंखा, तो पंखा कॉमन नाउन है। आप डेली बोलचाल में जितने भी शब्द बोलते हो, उनमें से जितने भी नाउन बोलते हो, उनमें से 99% नाउन आप कॉमन नाउन बोलते हो। जितनी भी वस्तुएं अभी आसपास रखी हुई है ना, टेबल, पंखा, मोबाइल, पंखा, घड़ी, जो भी है, ये टेबल, ये बुक, ये प्रोजेक्टर, ये सब कॉमन नाउन है। सब क्या है? कॉमन नाउन है। डेफिनेशन कहते हैं कि हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोल ही देते हैं, कोई भी शब्द किसी, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का या क्लास का बोध होता हो। जैसे मैंने कहा पंखा, तो पंखा, अपनी पंखा वर्ड जो है अपनी पूरी पंखों की जाति को संबोधित कर रहा है ना। जैसे मैंने कहा पेन, तो पेन की भी एक जाति है, पेन का भी एक क्लास है। क्लास मतलब समझ गए ना, इनका एक एक जाति है उनकी, ठीक है ना, उसको संबोधित कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा? मेरा कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि बॉय, गर्ल। जैसे मैंने कहा लड़का, कौन सा लड़का? तो जातिवाचक संज्ञा हुआ। पर्टिकुलर किसी लड़के को रेफर नहीं किया ना, तो फिर वो जातिवाचक। अगर मैं पर्टिकुलर किसी लड़के को रेफर कर दूं, जैसे आलोक, तो फिर ये कॉमन नाउन और ये उसमें से निकल के आया प्रॉपर नाउन। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कॉमन नाउन से निकल के ही प्रॉपर नाउन निकलता है, कॉमन नाउन से ही आता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, गर्ल भी कॉमन नाउन, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, सिंगर, प्रोफेसर, खूब सारे दुनिया भर के इनफाइनाइट नाउन्स है हमारे पास, अनगिनत है। तो ऐसे नाउन्स क्या हो जाएंगे? मेरे कॉमन नाउन्स हो जाएंगे। 2 कैटेगरी समझ में आई? आ गई सबको समझ में? तीसरी कैटेगरी इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। अब ध्यान से समझना, समूहवाचक संज्ञा मतलब तो समझ गए होंगे, जो अपने किसी समूह, जो डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन भी बता देते हैं एक बार। कोई भी शब्द किसी, जिससे व्यक्ति या वस्तु के पूरे ग्रुप का बोध हो। अब ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पे क्लास और यहाँ पे ग्रुप में डिफरेंस क्या है, ये नहीं समझ पाते। देखो, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं, मतलब हमने हमारी सहूलियत के हिसाब से उस ग्रुप का एक नाम रखा हुआ है, उस ग्रुप का एक नाम रखा हुआ है हमने हमारी सहूलियत के हिसाब से। वैसे वो बने बनाए नहीं थे। जैसे पेन, जैसे लड़का,
अब लड़का तो वैसे ही बना बनाया एक ग्रुप, अपने आप में एक जाति है कि लड़का जाति, लड़की जाति, पेन की जाति, इस टेबल की जाति, अपने आप में बनी बनाई जाती है। लेकिन कुछ ग्रुप्स हमने बना दिए हमारी सहूलत के हिसाब से, बोलने में हमको आसानी हो, लिखने में आसानी हो। ऐसे ग्रुप्स देखो, जैसे कि फैमिली, जैसे कि फैमिली, परिवार। अब जब परिवार के अंदर लोग हैं, लड़का है, लड़की है, मम्मी है, पापा है, सब हैं, तो फिर अलग से ग्रुप के बनाने की जरूरत पड़ी हमारी सहूलत के लिए। तो इस समूह को, इस पर्टिकुलर समूह को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इज दिस क्लियर? ये कॉमन नाउन में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा? इट इज ए ग्रुप ऑफ सम पीपुल, इट इज ए ग्रुप ऑफ सम पीपुल। तो कुछ व्यक्तियों का ग्रुप भी हो सकता है और कुछ वस्तुओं का ग्रुप भी हो सकता है। एक मिनट, यहां तक समझ आया? कुछ व्यक्तियों का ग्रुप भी हो सकता है एंड कुछ वस्तुओं का ग्रुप भी हो सकता है। फाइन, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे के इसमें कुछ एग्जांपल्स में कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आए हो तो पूछो। देखो, क्लास मतलब समझते हो जो कक्षा चल रही है। अब क्लास भी कुछ व्यक्तियों का समूह है। मॉब देखो, मॉब, मॉब मतलब मोबाइल ना, बिल्कुल घटिया, ऐसी डेफिनेशन किसी को बोल मत देना, मॉब मतलब मोबाइल। अच्छा, क्राउड मतलब भीड़, तो वो भीड़ अगर भड़क जाए तो उसको मॉब कहते हैं, भड़कीली भीड़। जैसे मान लो कोई हाथा वो हो गई, भगदड़ मच गई, तो वो भीड़ नहीं है, वो मॉब है। अगर वहां पे भगदड़ मच गई और चुपचाप बैठी है तो फिर वो भीड़ है। ठीक है, भड़कीली भीड़, उसको कहते हैं मॉब। ठीक है ना? जो न्यूज हेडलाइंस आती है उसमें क्राउड, जैसे मान लो कहीं भगदड़ मच गई तो वहां पे मॉब की बात करी जाती है, क्राउड की बात नहीं करी जाती। ठीक है, चलो बात करते हैं जूरी। जूरी का मतलब सबको पता है? जूरी नहीं पता, कोई बात नहीं। कमिटी अभी बताएंगे उसको भी। कमिटी, समिति, कमिटी को बोलते हैं समिति। क्या बोलते हैं? समिति। अच्छा, कमिटी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इसकी स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है। क्योंकि देखो, इसमें डबल एम आता है, डबल टी आता है, डबल ई आता है, तो ये एरर बनने का पूरा पूरा पक्का पक्का चांस बनता है यहाँ पे। क्योंकि एक डबल ई में से एक ही हटा दे तो एरर है, डबल टी में से एक टी हटा दे तो एरर है, डबल एम में से एक एम हटा दे तो दोनों तीन अक्षर है जो डबल डबल बार आते हैं। कमिटी मतलब समिति हो गया। आर्मी सब समझते हो, फौज, आर्मी मतलब फौज, सेना के जो जवान होते हैं उनको आर्मी से संबोधित किया जाता है। अच्छा, ये आखिरी में थोड़ा कटा हुआ है, ये फ्लीट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फ्लीट, एफ एल डबल ई टी। पता है किसी को इसका मतलब? क्या? बर्ड्स ना, फ्लीट, जहाजों का समूह। जहाज होते हैं ना, शिप्स, उनका समूह को फ्लीट बोलते हैं। जब लड़ाई होती है, जैसे समुद्री लड़ाई भी होती है ना, समुद्री लड़ाई होती है तो जैसे सपोज करो इंडिया की तरफ से 10 जहाज गए आक्रमण करने, तो उस वो जो समूह जा रहा है, वो जो ग्रुप जा रहा है, उस ग्रुप को बोलेंगे फ्लीट। क्या बोलेंगे? फ्लीट। तो फ्लीट का डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, अ ग्रुप ऑफ शिप्स। अच्छा, ये शिप्स पानी के जहाज भी हो सकते हैं और ये शिप जो है हवाई जहाज भी हो सकते हैं। जहाज कोई सा भी हो सकता है, जनरली इनको पानी के जहाज से रेफर किया जाता है, लेकिन होने में उसको भी आप फ्लीट बोल सकते हो। ओके, हाँ, एक ही वर्ड बचा है इसमें, ज्यूरी। तो देखो, आज की तारीख में जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें जज बैठता है। कौन बैठता है? जज। अब आपने पुरानी मूवीज देखी हो या आजकल भी कई मूवीज में बताते हैं कि पहले जो हमारे सेशन चलते थे, कोर्ट के सेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वहां पे एक जज नहीं बैठता था, अभी एक ही जज बैठता है। वहां पे 8-10 जजेस बैठते थे, फिर वो एक डिसाइड करते थे, उनमें वोटिंग होती थी कि आपके हिसाब से गिल्टी है कि नॉट गिल्टी है, फिर ये कहता था गिल्टी या नॉट गिल्टी, फिर मैक्सिमम वोटिंग करी जाती थी कि मान लो 10 लोगों ने कहा कि 7 लोगों को कहते हैं कि गिल्टी या 3 लोग कहते हैं नॉट गिल्टी, तो मैक्सिमम प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको सजा मिली जाती थी। तो जूरी का मतलब वही होता है, जूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, ग्रुप ऑफ जजेस। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, आपने एक मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें वो जज नहीं था, जूरी थी, अक्षय कुमार की मूवी रुस्तम। अगर किसी ने देखी हो रुस्तम मूवी में, उसका जब कोर्ट केस चलता है ना अक्षय कुमार का, तो वहां पे एक जज नहीं बैठा क्योंकि वो पुरानी स्टोरी है 1957। पहले इंडियन न्याय व्यवस्था में भी जूरी बैठती थी, अंग्रेजों के जमाने में, तो अभी आजकल भी शायद जूरी बैठती है वहां पे इंग्लैंड में। तो हमारे यहाँ पे भी वही सिखा के गए थे सब कुछ करना, तो जूरी बैठती थी, फिर धीरे धीरे हमारी न्याय व्यवस्था चेंज हुई, आजकल एक ही जज बैठता है, वो जो कहते हैं वही फाइनल है, इसलिए उसी को पटाओ। ठीक है, ओके। पहले क्या सबको पटाना पड़ता था, तो अब एक को ही पटाओ तो हमारे लिए आसान हो गया काम। ओके, चलो, जोक सपाट। देखो, कलेक्टिव नाउन के बाद आते हैं नेक्स्ट 3 नाउन हो गए, मैटेरियल नाउन जैसा कि कहा था। अब पदार्थवाचक संज्ञा, इसका नाम समझ में आ गया होगा। अब लेकिन ये पदार्थ दो ही फॉर्म में होते हैं इंग्लिश में,
साइंस में मटेरियल तीन फॉर्म में पढ़ते हैं अपन, सॉलिड लिक्विड गैस। साइंस में मटेरियल तीन फॉर्म में पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में मटेरियल दो ही फॉर्म में है, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड। तो मटेरियल नाउन किसी मटेरियल का ही नाम होता है, ये या तो सॉलिड, या दो रूपों में हो सकता है, या तो सॉलिड फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म। अब ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई पदार्थ जो, हाँ, तो हम थे कि एक ऐसा पदार्थ जो हमको प्रकृति से मिला। किससे मिला? प्रकृति से मिला, या यूं कह सकता हूं कि उसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन प्रकृति से मिला, फिर हमने उसमें जो मॉडिफिकेशन करके कुछ कुछ कर लिया, वो एक अलग बात है। तो वो उसको कहेंगे मटेरियल नाउन। उसको क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। जैसे सॉलिड के अंदर आ जाओ, गोल्ड सिल्वर ये सब प्रकृति से मिले हमको, हमने थोड़ा बनाया। अब गोल्ड से आपने एक रिंग बना दी, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसके अंदर का गोल्ड कहां से लाए? ये तो प्रकृति से मिला ना। तो अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो वो मटेरियल नाउन नहीं है, लेकिन गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड क्या है? मेटल। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि रिंग क्या है और गोल्ड क्या है। तो रिंग तो कॉमन नाउन है, याद रखना, जो किसी कैटेगरी में नहीं जाए वो सब कॉमन नाउन में जाते हैं। सबसे बड़ी कैटेगरी वही है, जो किसी कैटेगरी में ना जाए ना, प्रॉपर में ना जाए, समूह में ना जाए, एब्स्ट्रैक्ट में ना जाए, मैं वो कॉमन है। वो क्या है? कॉमन। तो रिंग तो कॉमन नाउन है, बट गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड क्या है? क्या है गोल्ड? और भी कोई क्या ऑनलाइन? हम्म, हाँ। तो रिंग तो क्या है? कॉमन नाउन, बट रिंग के अंदर का जो मटेरियल है वो क्या है? मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में क्या क्या हो सकता है? गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, वुड लकड़ी प्रकृति से मिलती है, आप और हम थोड़ा ना बनाते हैं। लकड़ी से आपने ये पोडियम बना दिया, वो एक अलग चीज है, ये कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन इसके अंदर का पदार्थ है वो तो किस में जाएगा? मटेरियल नाउन। आयरन, लोहा और ऐसे बहुत सारे मेटल्स जो हम यूज करते हैं, आप साइंस पढ़ते ही हो, साइंस के स्टूडेंट हो, सारे के सारे किस अंग्रेजी के लिहाज से किस में जाएंगे? वो मटेरियल, ग्रामर के लिहाज से। लिक्विड फॉर्म में सबसे बड़ा, सबसे मेन वाटर। ठीक है। टी, टी भी मटेरियल में ही जाएगा, है ना। कॉफी ले लो, कॉफी भी उगती है। ओके, वाटर ले लिया। मिल्क, मिल्क भी आएगा, याद रखना। ठीक है ना, मिल्क भी हम बना नहीं सकते, मिल्क प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, लेकिन मिल्क हम नहीं बना सकते, वो हमको इस प्रकृति की देन है, जहां से भी निकलता है ना। ठीक है, पेट्रोल। अब पेट्रोल में ही डीजल भी आ गया, केरोसिन भी आ गया। ऐसे मत कहना सर डीजल नहीं लिखा आपने, या कच्चा तेल नहीं लिखा, वो उसके बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग उत्पाद हैं। ठीक है ना। कुल मिला के ये सारी चीजें जो हैं मेटेरियल नाउन में आएगी। ओके फाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसको बोलते हैं अपन गुणवाचक भी कह देते हैं कई बार, और भाववाचक भी कह देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी क्वालिटी या आइडिया का नाम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी क्वालिटी आइडिया का नाम होता है, क्वालिटी ऑब्लिक आइडिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वालिटीज या कुछ आइडियाज के नाम लिखे हुए, फटाफट सबको डिस्कस कर लेते हैं। ऑनेस्टी डिस्कस किया ही था, ईमानदारी। विजडम मतलब होती है बुद्धि या मति, बुद्धि या मति, है ना। नॉलेज मतलब ज्ञान। फ्रीडम और लिबर्टी दोनों को आप आजादी कह सकते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, फ्रीडम और लिबर्टी में थोड़ा सा ही फर्क है। वैसे दोनों का मतलब होता है आजाद। फ्रीडम मतलब होता है जैसे आपको किसी ने बांध के रखा है, पिंजरे में डाल दिया, तो अब आपको जो आजादी चाहिए वो फ्रीडम वाली आजादी चाहिए। वो कौन सी वाली आजादी चाहिए आपको? आप कह रहे हो मुझे आजाद करो, यानी आप फ्रीडम मांग रहे हो। जैसे हमारे हमारे फ्रीडम फाइट हुआ था, अंग्रेजों से हमने आजादी ली थी, तो हमने फ्रीडम लिया था, हमने लिबर्टी नहीं ली थी। अब लिबर्टी कौन सी, किस तरह की आजादी होती है? लिबर्टी इस तरह की आजादी होती है कि सपोज करो आपके पापा आपको घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, तो आप कहते हो ना कि मेरे को आजाद करो, मुझे आजादी चाहिए, मुझे अलग अलग चीजें ट्राई करनी है। जैसे मान लो कोई कोई लड़का है, वो बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसके पापा उसको नहीं करने दे रहे, कहते हैं नौकरी कर। तो वो कहता है कि मुझे मेरे हिसाब से काम करने की आजादी चाहिए। वर्ड यूज करता है वो, आजादी चाहिए। उस आजादी को बोलते हैं लिबर्टी। एक्शंस करने की आजादी है लिबर्टी, एक तरीके से एक्शंस करने की आजादी, है ना। भाई किसी ने वैसे भावनात्मक तरीके से आपको बांध के नहीं रखा हो, वो लिबर्टी होती है। तो मतलब दोनों का आजादी होता है, लेकिन डिफरेंस समझ में आया दोनों आजादियों का। स्लेवरी मतलब इन दोनों का उल्टा, गुलामी। गुलामी, जैसे हम पहले स्लेव्स थे 1947 से पहले, आज हम फ्री हैं, फ्रीडम मिल गया तो फ्री हो गए। ओके। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। एजुकेशन मतलब शिक्षा। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। छोटे मोटे वर्ड्स मैंने यूज किए ताकि आपको ज्यादा शुरुआती दौर पे समझने में दिक्कत ना। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। तो ये जितनी भी चीजें, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं है, किसी गुण का नाम है। जैसे मैं ऐसे तो ना कह सकता हूँ बाजार जाके कि भैया 3 किलो अनुशासन देना। बोलो, कभी कहा है आपने कि भैया 4 लीटर एजुकेशन पैक कर दो? ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होगा तो देगा ना आपको। ये एक ऐसी चीज है जो केवल फील कर सकते हो आप,
जो केवल फील कर सकते। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, आपने 5 तरह के नाउन पढ़े, कौन कौन से? प्रॉपर, इसमें से एयर किस वाले नाउन में फॉल होगी? सोच के बताना। एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक डेफिनेशन बच्चे कुछ कुछ याद रखते हैं, जिसको, और कुछ हद तक वो डेफिनेशन करेक्ट भी है, जिसको देखा या छुआ ना जा सके। नहीं, जिसको देखा ना जा सके, या जिसको देखा ना जा सके ये कह सकते हो आप, है ना, या छुआ ना जा सके भी कह सकते हो। तो जिसको देखा ना जा सके वो वाले नाउन भी क्या होते हैं, कैसे होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एक्सपीरियंस देखते थोड़ा ना भाई कैसा दिखता है, कोई क्या डिसिप्लिन अनुशासन लाल कलर का है कि नीले कलर का दिखता है क्या, या मोटा है कि पतला है कि भद्दा है? ऑनेस्टी कैसी है, कितनी लंबी है ऑनेस्टी, कितनी चौड़ी है, दिखती है क्या कभी? नहीं। तो जिसको देखा ना सके। ठीक है, क्लियर है? तो अब बताओ एयर को किस में डालोगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटरल या एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट। क्यों? इसको देख नहीं सकते। ठीक है, क्या कॉमन में आएगा? वेरी गुड। देखो बेटा, जिसको देख नहीं सकते वो बात ठीक है, लेकिन एयर किसी आइडिया या क्वालिटी का नाम थोड़ी ना, नहीं है ना। अब इस बात पे वो चर्चा भी चलती है कि सर देख तो नहीं सकते ना, मैं छू नहीं सकते ना। छूने का अर्थ समझो आप। अभी मुझे एक चीज बताओ, मैं फैन बंद कर दूं तो आपको गर्मी नहीं लगेगी क्या? तो यानी आप हवा को छू रहे हो ना। कौन कहता है हवा को नहीं छूते? हवा भी आपको छू रही है। तो महसूस करना और छूने का मतलब ये वाला छूना नहीं है, ये वाला छूना नहीं है, एक भावनात्मक तरीके से भी जो चीज को छुआ छुआ महसूस किया जाता है। जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस आके थोड़ा ना यहाँ पे चुट्टी भरेगा तो मैं कहूंगा आज ने मेरे को छुआ है। एक्सपीरियंस कैसे महसूस करोगे? है नहीं वहां पे, बस वो है कहीं ना कहीं गुण है, वो क्वालिटी है, एक आइडिया है, एक विचार है, बस एक्सपीरियंस। ठीक है, उस तरह से छूने की बात हो रही है, इस तरीके से छूने की बात नहीं हो रही है। इस तरीके से तो हवा छूती है, हमको छूती है कि नहीं छूती है? नहीं छूती होती तो अभी बंद करते, आपको गर्मी नहीं लगनी चाहिए थी, लगती है। समझ रहे हो? तो एयर को हम कॉमन नाउन में डालेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, जो किसी में नहीं जाएगा वो कॉमन में जाएगा, तो आप बाकियों को फिल्टर करते चलो। सबसे पहले प्रॉपर नाउन है क्या? ये नहीं है, विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नहीं है। फिर आ जाओ, कोई पदार्थ है क्या? ये पदार्थ हमने सीखा था ग्रामर में, दो ही होते हैं, सॉलिड और लिक्विड, गैस नहीं होती। तो कोई इसको गैस वाली फॉर्म मान के एयर उसमें डालते तो होती ही नहीं है, तो क्यों मानेंगे? तो उसमें भी नहीं गई। ठीक है, फिर ये अभी बता ही दिया मैंने, इसमें नहीं है, तो फिर बचा क्या? कॉमन नाउन। और कलेक्टिव तो वैसे भी नहीं है, कलेक्टिव तो कोई समूह होता है, समूह थोड़ी ना है। ओके, तो ये किस में जाएगी? एयर हमेशा किस में जाती है? कॉमन नाउन में जाती है। ओके फाइन। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का क्लासिफिकेशन था, बस एक तरह का क्लासिफिकेशन था। अब टाइप 4 तरह के क्लासिफिकेशन सीखेंगे, जिसमें से 3 आज सीखेंगे, एक अगली क्लास में सीखेंगे। तो एक तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन चलता है नंबर के हिसाब से। किसके हिसाब से? टाइप 2, नंबर के हिसाब से। अब मैथ्स में नंबर का मतलब होता है संख्या, मैथ्स में नंबर का मतलब होता है, इंग्लिश में या ग्रामर में कहूं नंबर का मतलब होता है वचन। तो ग्रामर वाली क्लास में जब मैं नंबर कहूं तो वचन समझना, और मैथ्स वाली क्लास में कहूं तो कोई संख्या समझना। यहाँ पे नंबर का मतलब क्या है? वचन। तो वचन के अकॉर्डिंग इंग्लिश ग्रामर में नाउन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल, एक वचन बहुवचन। वैसे संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बट वो केवल संस्कृत में ही होता है। बाकी हिंदी में और इंग्लिश में क्या होते हैं? 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जिसको अपन सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन कहते हैं। ओके, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, बड़ा ही आसान है। जो एक है वो सिंगुलर है, जो एक से ज्यादा है वो बहुवचन है। जैसे कुछ नाउन लिख देते हैं, उसके प्लूरल करके देख देते हैं। जैसे गर्ल, बॉय, बस, ऑक्स, चारों का प्लूरल करना। गर्ल का प्लूरल करेक्ट, बॉय का प्लूरल करेक्ट, बस का प्लूरल बसेस, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन। वेरी गुड। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, बच्चे ऑक्सेस लिख के आते हैं और ये गलती हो जाती है। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं होता। आप रिलेट कर पा रहे हो कि आपका जो ये कोर्स तैयार किया, बड़ी मेहनत लगी इसको तैयार करने में, इसमें आपके बुक से भी रेफरेंस लिया गया। ऐसा मत सोचना, देखो टेक्निक अलग है पढ़ाने की, आपने नोटिस किया होगा टेक्निक अलग चल रही है पढ़ाने की, लेकिन चीजें वही हैं जो आपकी बुक से रेफर होकर आ रही है। ठीक है ना, क्लियर है? तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं होता है, क्या होता है? ऑक्सन। तो अब यहाँ पे ये नहीं समझना कि किसका प्लूरल क्या होता है, उसकी क्लास लगेगी, बिल्कुल अभी तीसरी चौथी क्लास उसी की लगेगी कि किसका प्लूरल कैसे किया जाता है। अभी यहाँ पे ये सीखना है कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं वचन के हिसाब से, सिंगुलर और
प्लूरल। इज दिस क्लियर? एक सेंटेंस देते हैं, उसमें से आप एरर निकालो। वैसे तो आपने निकाल ही लिया एरर, बट फिर भी एक बार और निकाल लो। ये सेंटेंस आया था एक बार एग्जाम में, इसमें एरर निकालनी थी। ए फार्मर वॉज, सेंटेंस देने से क्या होता है, एक फायदा होता है कि फील मिल जाता है, क्योंकि ग्रामर को सेंटेंस से ही समझनी चाहिए। भाई हमने कोई चीज रूल समझ लिया, उस रूल को अप्लाई, जैसे मैथ्स में हमने सीख लिया भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई तो क्वेश्चन में करोगे ना, तभी समझ में आएगी। तो इंग्लिश में रूल तो समझ लिया, रूल को अप्लाई कहाँ करोगे, सेंटेंस में। कहाँ करोगे? और सेंटेंस लिखने से तीन चार फायदे और होते हैं। क्यों? उसके बीच के कुछ एक वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको पता नहीं होता है, मैं बता देता हूं। वैसे तो अगर मैं रूल ही बताता जाऊं तो वो जो बीच के वर्ड्स हैं उनका मतलब कब समझे आप, तो साथ के साथ आपकी वोकैब भी डेवलप हो रही है, नहीं हो रही है? वोकैबलरी भी डेवलप हो रही है ना सेंटेंस देने से, क्योंकि जिस शब्द के बारे में बता रहा हूं वो तो बताऊंगा, आसपास के कुछ और शब्द हैं उनका मतलब भी बताऊंगा, अगर आपको नहीं आता तो आप भी पूछ सकते हो। तो वोकैब भी डेवलप हो रही है, इसलिए सेंटेंस के थ्रू स्टडी करना बेस्ट तरीका है ग्रामर को स्टडी करने का। रूल बताओ सेंटेंस में अप्लाई करो, रूल बताओ सेंटेंस में अप्लाई करो। बताओ इसमें क्या गलती है? गलती तो पता चली गई आपको, इसके हिसाब से क्या होता है, ऑप्शन। और इसका मतलब भी बता दो, सेंटेंस का मतलब भी जानना जरूरी है, भले टूटा फूटा ही समझ में आए लेकिन समझना जरूरी है, स्टोरी क्या चल रही है, स्टोरी को ग्रैब करना जरूरी है। बोलो। खेत में क्या कर रहा था? लीड कर रहा था। अब लीड करने का मतलब होता है कि मार्गदर्शन करना, जैसे लीडर होता है क्या करता है अब गाय भैंसों को लीड कर रहा था, मतलब उनको चरा रहा था। गाय भैंसों और क्या काम करेंगी भाई, खेत में चर रही होंगी तो उनको वो लीड कर रहा था, भाई इधर नहीं इधर जा, इधर नहीं इधर जा। ठीक है ना, टर टर कर रहा था। ठीक है, ओके। तो समझ में भी आ गया, और वो भी समझ में आ गया कि गलती क्या है। चलते हैं आगे। तो ये टाइप नंबर 2 हो गया, एक लास्ट टाइप आज का और सीख लेते हैं, फिर बाकी का नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टाइप नंबर 3, सोचो इमेजिन करो, देखो पहले तो जनरल क्लासिफिकेशन आया, टाइप नंबर 2 आया नंबर के हिसाब से, टाइप नंबर 3 आएगा जेंडर के हिसाब से भी नाउन को डिवाइड किया गया, जेंडर के हिसाब से भी नाउन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो टाइप 3 इज जेंडर के अनुसार नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये कटा हुआ है यहाँ पे, ये कितने प्रकार के बेटा, 4 प्रकार के हैं। ठीक है, पहले नाम लिख देता हूं मैं, मैस्क्यूलिन, और उसके सामने ये भी पता चल रहा है कि मैस्क्यूलिन नाउन क्या होता है, मेल जेंडर से जो रेफर करे, है ना। अच्छा, इसका नाम, इसके एग्जाम्पल साथ के साथ ही लिखे हुए, तो चलो देख लो। मैस्कुलिन, जो भी, जैसे मैंने शब्द बोला, जैसे मैंने नाउन बोला, अगर वो मेल जेंडर की ओर रेफर करे तो उसको मैस्कुलिन नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन नाउन। जैसे बॉय, फादर, मैन, हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, सन, ब्रदर, हस्बैंड, किंग। अब ये लास्ट में एक वर्ड है, इसका मतलब आपसे पूछेंगे अभी, अशर। अशर, अशर, इस वर्ड का मीनिंग बताओ। चलो आगे बढ़ने से पहले यही, क्योंकि साथ के साथ वोकैब भी डेवलप करनी है, वोकैब की अलग से क्लासेस नहीं लगेंगी, आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, उसमें वोकैबलरी के शब्द होंगे, उनको पढ़ना है, पूछना है डाउट्स, और साथ के साथ जैसे अभी आ गया तो आपको पूछ देना या मैं बता दूंगा, ऐसे ही वोकैब डेवलप होगी, क्योंकि इतना ही टाइम है, इससे ज्यादा टाइम है नहीं। ओके, बोलो अशर का मतलब, पता है किसी को? मूवी देखने जाते हो सब लोग? गए होंगे, अभी जाने वाले होंगे, लाल सिंह चड्ढा आ ही रही है 12 11 12 तारीख को, बुकिंग भी करवा ली होगी? नहीं करवाई? आमिर खान की मूवी की बुकिंग नहीं करवाई? पाप लगेगा, 3 4 साल में तो मूवी बनाता है, 5 6 साल में। ठीक है चलो, जॉक्स अपार्ट। अब देखो अशर, तो मूवी देखने जब जाते हो, वैसे अशर का मतलब होता है मार्गदर्शक। क्या होता है? मार्ग। लेकिन एक्चुअल में मार्गदर्शक के लिए तो और भी शब्द मिल जाएंगे। अशर, प्रॉपर अशर का मतलब क्या होता है, मतलब इस वर्ड का जन्म कैसे हुआ, तो ये एक पोस्ट है। ये क्या है? पोस्ट। को इस पोस्ट पे लगे हुए जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं, वो काम समझा रहा हूँ आपको। तो आप मूवी देखने जाते हो, तो एंटर होते हो, तो कई बार ऐसे हो जाता होगा कि आप लेट पहुंचते होंगे, 5 10 मिनट की मूवी निकल गई, तो एक टॉर्च लेके आदमी खड़ा रहता है, भैया आगे से चौथी लाइन पे तीसरी बेंच, बताता है। वो आदमी अशर होता है, वो आदमी क्या होता है? अशर होता है। अब किया तो उसने आपका मार्गदर्शन, लेकिन हर मार्गदर्शन करने वाले आदमी को अशर नहीं कहेंगे, वो उस मूवी थिएटर में ही केवल पोस्ट बनी हुई है एक तरीके से। जैसे मान लो उनको, उन्होंने नया थिएटर बनाया, तो बाकायदा न्यूज़पेपर में देते हैं वैकेंसीज ऑफ अशर, अशर की वैकेंसीज निकालते हैं, भाई आके आप, अगर आपके पास इच्छुक हो तो उस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, अशर समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर में कुछ ऐसे नाम लिख दिए मैंने, और जानबूझ के ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जैसे अशर लिखा है जो एग्जाम में यूज होते हैं, जानबूझ के मैंने, क्योंकि आप सोचो ना, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, अनंत है, लाखों करोड़ों है मैस्कुलिन जेंडर, मैंने यही शब्द क्यों लिखे जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, उसको मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है,
तो मैस्कुलिन मेल जेंडर, मैस्कुलिन का उल्टा समझ ही गए होंगे, फेमिनिन, क्या बोलते हैं उसको, फेमिनिन जेंडर, यानी या फिर फीमेल जेंडर। इन्हीं सबके फीमेल कर दो, जैसे बॉय का गर्ल, फादर का मदर, मैन का वुमेन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैन का वुमेन, ठीक है, सन का डॉटर लिखा हुआ है कहीं, ये रहा, ब्रदर का सिस्टर, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, और लेडी भी है, वहां पे जेंटलमैन होता है, यहाँ लेडी होता है, बोलते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लेडी होता है वहां जेंटलमैन। और अशर का फीमेल वर्जन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है कि अशर का स्त्रीलिंग करके बताओ, अशर का स्त्रीलिंग करके बताओ, क्या होता है, अशरेट, स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, अशरेट, अशर, ये तो था ही सही, ETTE, ये इसका फीमेल जेंडर। ठीक है, क्लियर है, ठीक है क्या, चलो, मैंने तो कहा था 4 प्रकार के होते हैं, आप सोच रहे होंगे सर 2 तो जेंडर होते हैं, कवर हो गए, अब क्या बचा, तो तीसरा सुनो, कॉमन जेंडर, इसका मतलब होता है आइदर मेल और फीमेल। कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं बोलूंगा ना तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं मेल जेंडर की बात कर रहा हूं या फीमेल जेंडर, ऐसे शब्द भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा टीचर, सोचो टीचर मेल या फीमेल, बोलते ही थोड़ा ना पता चला, नहीं चलाना, नहीं चलाना, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कॉमन जेंडर के नाउन, कॉमन जेंडर नाउन, ठीक है, तो एग्जाम्पल समझ गए। चलो और एग्जांपल्स दे देते हैं, जैसे चाइल्ड, बच्चा, अब बच्चा तो बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, बेबी, बेबी से भी नहीं पता चलेगा, बेबी मतलब छोटा बच्चा होता है, फ्रेंड, अब फ्रेंड जो होता है वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, स्टूडेंट ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा, स्टूडेंट गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकती है, टीचर भी नहीं पता चलेगा, डॉक्टर भी नहीं पता चलेगा, ऐसा थोड़ा ना कि डॉक्टर अगर फीमेल है तो डॉक्टरेट बोल दूंगा मैं इसको, डॉक्टर नहीं, हम हिंदी में बोल देते हैं डॉक्टर नहीं, टीचर नहीं, वो तो हमने बनाए हुए शब्द है हमारे हिंदुस्तानी लोगों के, इंग्लिश में तो वो टीचर ही है, चाहे से आपका फीमेल है या मेल है, ठीक है, बढ़िया ही, डॉक्टर नहीं। डांसर, अब डांसर को डांसर नहीं थोड़ा बोलेंगे, डांसर ही बोलेंगे, सिंगर, प्रोफेसर, एक्सेट्रा। तो ये है कॉमन जेंडर के नाउन जिनको बोलते सुनते लिखते पता ही नहीं चलेगा कि मेल जेंडर की बात हो रही है या फिर फीमेल जेंडर। नेक्स्ट, लास्ट वाला है आपका न्यूटर जेंडर, नीदर मेल, हाँ सर बस हो गया, नीदर मेल नॉर फीमेल। देखो, इधर इधर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या फिर ये, नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, ना तो ये ना ही वो। अब ऐसे नाउन भी है हमारे पास जो ना तो मेल में कैटेगराइज किए जा सकते हैं ना फीमेल में कैटेगराइज किया जा सकते हैं, इसमें आती है दुनिया की सारी निर्जीव वस्तुएं, दुनिया की सारी निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। अच्छा, ट्रांसजेंडर जो वर्ड जेंडर है हमारा, वो केवल और केवल, केवल और केवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंग्लिश ग्रामर में तो मेल जेंडर एंड फीमेल जेंडर ही रहेगा, ठीक है, तो उसकी एक अलग से कैटेगरी मत बना देना कि सर ट्रांसजेंडर लोग भी तो होते हैं, तो उसके लिए अलग कैटेगरी नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि व्यक्ति जो है वो तो इन तीनों में आएंगे और वस्तुएं इसमें आएंगी, जिन और वस्तुओं को हम मेल फीमेल से कैटेगराइज नहीं कर सकते। ऐसा जरूर होता है कि हिंदी ग्रामर में इसको कैटेगराइज कर दिया जाता है, जैसे कि ये पेन मेरा है तो मेरा वर्ड लगाते ही हम क्या सोचते थे कि मैन को पुल्लिंग में डाल देते हैं, ये किताब मेरी है तो मेरी वर्ड लगते ही हम किताब को स्त्रीलिंग मान लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, किताब और पेन ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, ये न्यूटर जेंडर में आएंगे, किस में जाएंगे, और दुनिया की बाकी और भी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं सब किस में जाएंगी, न्यूटर जेंडर में। तो अब आगे से ग्रामर का जो अगले सेशन होंगे उसमें मैं जब भी मैं कहूँ न्यूटर जेंडर तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल देख लो, पेन, बुक, टेबल, चेयर, रूम, बिल्डिंग, बाइक, एक्सेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। तो जेंडर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के हो गए, 4, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। तो 3 तरीके से नाउन का क्लासिफिकेशन सीख लिया है हमने। जनरल क्लासिफिकेशन क्या था, जनरल क्लासिफिकेशन क्या था, प्रॉपर, कॉमन, अरे यार इसमें बोलो सीक्वेंस में, कलेक्टिव, मटेरियल, और मटेरियल भी फिर 2 तरह के, मटेरियल भी 2 तरह के, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड, ठीक है। देन उसके बाद नंबर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो दिस वाज वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप 2 में हमने किसके हिसाब से सीखा, नंबर के हिसाब से, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल। और टाइप 3 में हमने जेंडर के हिसाब से सीखा, तो जेंडर के हिसाब से मैस्क्यूलिन, नेक्स्ट फेमिनिन,
कॉमन जेंडर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज न्यूटर जेंडर। दैट्स इट। ठीक है, अब चौथा और फाइनल क्लासिफिकेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट सेशन का जो डेट होगी आपको बता दी जाएगी, ग्रुप में डाल दी जाएगी या स्टेटस पे बता दी जाएगी। ठीक है ना? ओके। हाँ, ओके सर। देखती ना।